नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के लिए यूजीसी नेट के लिए एक रिवीजन सीरीज़ लेके आया हूं, जिसमें मैं केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ही बात करूंगा और आप भी देखेंगे कि ये आपके लिए कितना बेनिफिट देने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए, तो बिना समय बर्बाद किए हम रिवीजन करते हैं और उन चीज़ों को फिर से दोहराते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने भाषा विज्ञान में पढ़ा है पश्चिमी हिंदी, तो देखिए पश्चिमी हिंदी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां जो हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी, खड़ी बोली। देखिए बोलियां पूछी जाती है तो ध्यान रखिए, पश्चिमी हिंदी में ब्रज बोली, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी और हिंदवी, ये सारी बोलियां आती हैं। वहीं देखिए पश्चिमी हिंदी हिंदी का सबसे बड़ा उपवर्ग है। जो हिंदी का सबसे बड़ा उपवर्ग है वो कौन सा है? पश्चिमी हिंदी। इसका क्षेत्र अंबाला से कानपुर तक तथा देहरादून से महाराष्ट्र के आरंभ तक विकसित है। मतलब सबसे बड़ा भू क्षेत्र जो है पश्चिमी हिंदी को हम देखते हैं कि जो इसका क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक हमें देखने को मिलता है। वहीं देखिए ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, देखिए ब्रज का अर्थ होता है पशुओं या गायों का समूह। देखिए जैसा कि हमें पता है, जो ब्रज है जिसको हम वृंदावन के नाम से जानते हैं, तो मतलब जो ब्रज है पशुओं या गायों का समूह, चारागाह, ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? ब्रज कहते हैं। और वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? ब्रज भाषा। पशुपालन की अधिकता के कार्य क्षेत्र ब्रज कहलाता है और इसकी बोली ब्रज भाषा होती है। ठीक है। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है। अगर आपने आदिकाल में पिंगल और डिंगल इन दो बोलियों के बारे में जाना होगा, तो आदिकाल में क्या, पिंगल साहित्य में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है ब्रजभाषा से रिलेटेड। वहीं देखिए बंगाली कवि ईश्वर चंद्रगुप्त ने ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। देखिए प्रश्न ये भी बनता है कि किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? ईश्वर चंद्रगुप्त ने ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बंगाल और असम में ब्रजभाषा से प्रभावित बंगला और असमिया को ब्रजबुली कहा जाता था। ठीक है, बंगाल और असम से जो प्रभावित क्षेत्र था वहाँ की भाषा को क्या कहा जाता था? ब्रजभाषा कहा जाता था। वहीं देखिए ब्रजभाषा ओकार बहुला होती है। ब्रज बोली क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली, ये सारे क्षेत्रों में क्या बोली जाती है? ब्रजभाषा। मतलब वृंदावन के जितने भी आसपास की जगहें हैं वहाँ पे ब्रजभाषा बोली जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्षेत्र भी पूछे जाते हैं। वहीं देखिए अंधा युग नाटक से बातों को लेके आया हूँ। जो अंधा युग नाटक से कई बार प्रश्न बनता है वो क्या है? अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नाटक है। यह एक पौराणिक कथा पर आधारित है, लेकिन यह पौराणिक कथा पर आधारित होने के बावजूद आधुनिक भावबोध को व्यक्त करता है। मतलब इसकी जो कहानी है, जो कथानक है, वह तो पौराणिक है, लेकिन जो उसके प्रसंग है, मतलब जो उसमें भाव लिए गए, मतलब जिसको आधार बना करके वो कहानी लिखी गई है, वह आधुनिक समस्या पर लिखी गई है। लेकिन यह पौराणिक कथा पर आधारित होने के बावजूद आधुनिक भावबोध को व्यक्त करता है। वहीं देखिए इस नाटक की योजना मुक्त छंद में ही की गई है। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये जो अंधा युग नाटक है कौन से छंद में लिखा गया? तो मुक्त छंद में लिखी गई है। और नाटक में विघटित मानव मूल्यों की समस्या तथा युद्ध के विध्वंसकारी परिणाम के साथ साथ धर्म, अधर्म, आदर्श, यथार्थ आदि जीवन सत्यों का विवेचन किया गया है। मतलब इसमें हर पक्ष को दिखाने की कोशिश की गई है जो समाज में व्याप्त है। धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, सभी पक्षों को दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं देखिए इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। इसमें स्थापना, अंतराल और समापन की भी योजना की गई है। मतलब जो एक नाटक को प्ले करने का जो जो तरीका होता है, उन सभी चीज़ों का समायोग इसमें हमें देखने को मिलता है। वहीं देखिए नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है तथा युद्धोपरांत एक गीत होता है। मतलब इसमें जो युद्ध होता है उसके बाद एक गीत भी आता है। ठीक है। वहीं देखिए आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के बहुत निकट था। जो आदिकाल का
हिंदी था, आदिकालीन हिंदी थी, वह अपभ्रंश भाषा के बहुत ही ज़्यादा समीप थी। ठीक है। और देखिए भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरण के रूप में कम होते गए और हिंदी के अपने रूप में विकसित हो गए। अपभ्रंश संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि की तुलना में वियोगात्मक होते हुए एक सीमा तक संयोगात्मक भाषा थी। जो अपभ्रंश थी, मतलब संस्कृत जैसा कि आपको पता है संयुक्त लिखा जाता है, पाली, प्राकृत आदि की तुलना में वियोगात्मक होते हुए एक सीमा तक संयोगात्मक थी। मतलब अलग अलग तो थी अपभ्रंश भाषा, लेकिन फिर भी उसकी भी एक लिमिट थी कि मतलब उसके बाद वो भी सीमित हो जाती थी, वह भी संयोग में ही लिखी जाती थी संस्कृत की तरह। ठीक है। काफ़ी क्रिया रूप तथा कार्य रूप होते थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूपों का प्राधान्य हो चला था। लेकिन जो आदिकालीन हिंदी थी उसमें वियोगात्मक वर्णों का प्राधान्य हो चला था। मतलब संस्कृत अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो एक ही शब्द में पूरे सेंटेंस को बता दिया जाता है, लेकिन अपभ्रंश में क्या था, शब्दों को छोटे छोटे रूप में लिखा जाने लगा, सेंटेंस को तोड़ तोड़ के लिखा जाने लगा ताकि पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है। वहीं देखिए सहायक क्रियाओं तथा प्रसर्गों का प्रयोग काफ़ी होने लगा और धीरे धीरे संयोगात्मक रूप कम होते गए और उनका स्थान वियोगात्मक रूप लेते गए। हिंदी वाक्य रचना में शब्द कम धीरे धीरे निश्चित होने लगा था। अपभ्रंश में शब्द कम बहुत निश्चित नहीं था। देखिए क्या है कि जो हिंदी वाक्य रचना में शब्द का क्रम जो है, जैसे क, ख, ग, इन सबको निश्चित किया गया है। ठीक है। लेकिन अपभ्रंश में ये चीज़ें निश्चित नहीं थी। ठीक है। मतलब कोई इसके लिए व्याकरण का वो नहीं बनाया गया था सही सा। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट्स है जो कई बार पूछी जाती है। देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। जो नगेंद्र है वह केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। और ये जो सर्वमत जो है रीतिकाल के बारे में कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, वह केशव दास को ही माना जाता है। ये सर्वमत भी है। ठीक है। ज़्यादातर लोग इसी को मानते हैं। वहीं आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। वहीं रीतिकाल के अन्य नाम जो हैं, रीतिकाल है, अलंकृत काल है, कला काल है, इन सभी नामों से भी हम रीतिकाल को जानते हैं। देखिए ये केवल फैक्ट्स की क्लास है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उन्हीं पे वीडियो लेके आया हूँ, तो आप केवल देखिए और सुनिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। कवि कुल कंठाभरण, देखिए ये जो रचना है दूल्हा की रचना है जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है। तो ये जो रचना है दूल्हा की रचना है और 1743 से जो दूल्हा का समय है 1743 से 1768 ईस्वी माना जाता है। वहीं देखिए जो विषय है इसका अलंकार निरूपण ग्रंथ है, मतलब अलंकार के बारे में बताया गया। रीतिकाल का ग्रंथ है, जैसा कि आप समय से देख पा रहे हैं रीतिकालीन ग्रंथ है। तो रीतिकाल में अलंकार की बात सबसे ज़्यादा हो रही थी, तो जो इसमें जो बात की गई है अलंकार की ही बात की गई है। 45 छंद हैं। छंद आपको पता ही होगा कि हर कहानी, हर चीज़ को जो लिखने का, हर कविता को जो लिखने का तरीका होता है अलग अलग होता है, गाने का जो तरीका होता है अलग अलग होता है, वही छंद होता है। ठीक है। जैसे दोहा होता है, चौपाई होता है, ये सभी क्या है, छंद हैं। वहीं देखिए चंद्रालोक और कुवलयानंद के आधार पर रचित ग्रंथ है। ये जो ग्रंथ है इसमें चंद्रालोक और कुवलयानंद के आधार पर ही लिखा गया है। ठीक है। और देखिए ये जो गोदान उपन्यास के बारे में हम जानते हैं, जो इसके लेखक हैं जैसा कि आपको पता ही होगा मुंशी प्रेमचंद हैं, और इनका जो असली नाम है वो धनपत राय है, जो कि इनके पापा ने रखा था। वहीं इनके चाचा ने एक नाम दिया था नवाब राय। ठीक है। और देखिए जो प्रेमचंद नाम है, इन्होंने एक अपने मित्र के कहने से नाम बदल करके प्रेमचंद रखा और उन हिंदी में रचना करने लगे। वहीं देखिए जो गोदान उपन्यास है इसका रचना काल कब है, 1936। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है, इसको तो याद रख लीजिए। जो गोदान की रचना का समय है वह 1936 है। वहीं देखिए इसके अंतर्गत जो पात्र आते हैं, होरी जो इसका नायक है, धनिया जो है मतलब स्त्री पात्र है नायक के रूप में, गोबर क्या है, इन दोनों का पुत्र है, सोना रूपा क्या है, इन दोनों की पुत्रियां हैं। माता दीन कौन है, माता दीन है, दुलारी है, सहुआइन है,
मंगरू है, साहू है, पटेश्वरी लाल, झिगुरी सिंह, पंडित नोखेराम, सिलिया, भोला, नोहरी, हीरा, शोभा, दरोगा, राय साहब, अमरपाल सिंह, डॉक्टर बी मेहता, मिस मालती, मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना, ओंकार नाथ। ये देखिए सारे के सारे ही मुख्य पात्र हैं और इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जो होरी है ये इसका मुख्य पात्र है और धनिया जो है इसकी पत्नी है, तो ये नायिका हुई। गोबर इनका पुत्र है, सोना और रूपा इनकी बच्चियां हैं। जो मातादीन है पंडित मातादीन इसका मुख्य पात्र है और जो दुलाई, साहूआइन और मंगरू, साहू, पटेश्वरी ये सभी इसके सहयोगी पात्र हैं। देखिए जो प्रश्न बन सकता है इससे, एक राय साहब जो हैं सबसे ज़्यादा जमींदार आदमी है, तो इनका नाम ध्यान कर लीजिए। और जो सिलिया है, सिलिया जो है भोला की बेटी है जो कि विधवा है और जिसने गोबर से शादी कर ली है, ठीक है। तो सिलिया और भोला वो ये बाप और बेटियां हैं, बाप बेटी है, तो इसको ध्यान में रख लीजिए। और नोहरी और हीरा और शोभा, नोहरी कौन है? हीरा की पत्नी है, ठीक है। जो कि हीरा कौन है? हीरा जो है होरी का भाई है। तो ये सभी मुख्य पात्र हैं, इन्हीं से प्रश्न बनेगा और नहीं पूछ सकते। और देखिए मुख्य है यह प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्व उपन्यास है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। इसी कारण गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। गोदान को क्या कहा जाता है? महाकाव्य कहा जाता है। किसका? तत्कालीन भारत का। जब 1936 में जब ये गोदान प्रकाशित हुआ तो उस समय जो हमारे देश की स्थिति थी उसको बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने का काम किया है। देखिए एक स्टेटमेंट है गोदान की जो कि मुझे लगता है जो पूछा जा सकता है। मिर्जा साहब की धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्रियां आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मान आश्रय नहीं मिलता या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं, और अगर यह दोनों प्रश्न हल कर दिए जाए तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित होंगी या पतित हो। तो ये मिर्जा साहब के स्टेटमेंट है और गोदान से ली गई है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा और ये पूछा जा सकता है। वहीं देखिए प्रेमचंद की कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1880 में और इनकी जो मृत्यु है 1936 में, ठीक है। देखिए देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी की रचना है। प्रेमा 1907 ईस्वी की रचना है। सेवा सदन 1918 ईस्वी की है। वरदान 1921 ईस्वी की है। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी की है। रंगभूमि 1925 ईस्वी की है। कायाकल्प 1926 ईस्वी की है। निर्मला 1927 ईस्वी की है। और प्रतिज्ञा जो है इनकी रचना है। तो आप सब क्या है इनकी रचनाओं को ध्यान कर लीजिए। देखिए क्या है, काव्य शास्त्र से प्रश्न बनता है कि शब्द शक्तियाँ क्या है। तो देखिए मुझे लगता है कि इससे प्रश्न बनाया जा सकता है, तो इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए शब्द शक्ति की हम परिभाषा देखेंगे, उसके उदाहरण भी देखेंगे। देखिए क्या है, पहला है अभिधा। शब्द को सुनने अथवा पढ़ने के पश्चात पाठक अथवा श्रोता को शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ सरलता से ज्ञात हो जाता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाता है। मतलब कि कोई भी बात मैंने आपको कही और जो आप समझ पाए वही क्या है, अभिधा है। मतलब किसी चीज़ को किस अर्थ में आपने ग्रहण किया वही आपके लिए अभिधा है। और देखिए क्या है, इसके कारण क्या है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। तो ये इसका उदाहरण है कि मतलब करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उनको नहीं मिलता प्रसाद। तो ये जो पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की है और ये जो है इसकी व्याख्या के रूप में हम समझ सकते हैं। वही देखिए लक्षणा में क्या होता है कि यहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित हो। मतलब देखिए क्या लक्षणा क्या है, अगर मैं आपको काला कहना चाहता हूँ या आपको मैं बुरा कहना चाहता हूँ तो मैं आपको डायरेक्ट बुरा ना कह करके मैं आपको कह दूंगा आप कोयले जैसे लग रहे हो, मतलब आप काले लग रहे हो।
क्या है, मैंने आपको सीधे तौर पे काला या बुरा ना कह कर कोयला कह दिया ताकि आप उस चीज़ को समझ जाएं। मतलब लक्षण से हमने आपको बता दिया कि आप ऐसे लग रहे हैं। देखिए जैसे कि राजा गधा है, राजा को हमने क्या गधा कह दिया। राजा को मतलब ये नहीं बोला कि तुम मूर्ख हो, तुम में दिमाग नहीं है, हमने डायरेक्ट उसको गधे से संबोधित कर दिया। क्यों? क्योंकि गधा जो है वह मूर्ख प्राणी के रूप में जाना जाता है। यहाँ गधे का लाक्षार्थ है मूर्ख, और रवि में गधे जैसे गुण लक्षण हैं। तो राजा में क्या है, गधे जैसे लक्षण वो हमें देखने को मिलते हैं। वही देखिए क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति, जहाँ शब्द या पद में अभिधा और लक्षण के अलावा एक विशेष अर्थ निकलता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कि घर गंगा है, तो ये जो सेंटेंस है, ये जो है शब्द, क्या घर कभी गंगा हो सकता है? नहीं। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ व्यंजना है कि घर गंगा की भांति पवित्र है। जैसे कि हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि लंबोदर। लंबोदर के यहाँ दो मतलब निकलते हैं, लंबा है जिसका पेट, ठीक है, यह भी होता है एक मतलब, और लंबोदर हम गणेश जी को भी कहते हैं। तो यहाँ पे दो अर्थ निकलते हैं। तो देखिए इन सभी से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो इनको आप एक दो बार देख लीजिए, चीज़ों को याद कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और मैं बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगी उन पे मैं रोज़ एक एक वीडियो लाया करूँगा, ताकि रिवीजन जो है यूजीसी नेट के लिए लास्ट टाइम में हम रिवीजन नहीं कर पाते, उसको हम अच्छे से कर पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सीरीज़ में। और आपको इसकी पीडीएफ जो है साहित्य गुरु चैनल टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे ये पीडीएफ पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग जुड़े मेरे साथ, इसके लिए धन्यवाद। और साहित्य गुरु चैनल जो टेलीग्राम का है उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ्स के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने जो नेट का सिलेबस है या उससे रिलेटेड चीज़ें हैं मैंने वहाँ अपलोड की हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आप लोग जुड़े।